श्री अकाल। मैं वीरेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे, मान्यवर साहब कांशीराम ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है चमचा युग, चमचा एज। चमचा एज साहब कांशीराम ने 1982 में लिखी थी। तो आज हम चर्चा इस बात पे करेंगे कि ये पुस्तक साहब कांशीराम ने आखिर क्यों लिखी। साहब कांशीराम को ऐसी क्या जरूरत लगी कि इस पुस्तक को लिखना पड़ा। इसके संदर्भ में सबसे पहले साहब कांशीराम को जो जरूरत समझी, महाराष्ट्र में बाबा साहब के जो सिपह सालार थे, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जो अनुयायी बोलते थे और जिन्होंने बाबा साहब के साथ में काम भी किया था, ऐसे बाबा साहब के सिपह सालारों ने 1982 में पूना पैक्ट की स्वर्ण जयंती समारोह मनाने का निश्चय किया था। पूना पैक्ट की स्वर्ण जयंती समारोह, पूना पैक्ट को लागू हुए 50 साल हुए थे, उसकी स्वर्ण जयंती समारोह की तैयारी की थी। उन्होंने फैसला किया था, उन लोगों ने जो बाबा साहब के साथ रहे थे कभी और बाबा साहब के सिपह सालार और अनुयायी अपने आप को कहते थे। साहब कांशीराम को इस निर्णय से, खास करके बाबा साहब के सिपह सालारों से, ये जो गलत निर्णय था, बेसिकली स्वर्ण जयंती समारोह मना रहे हैं और उसका मना रहे हैं कि जिस पूना पैक्ट ने बहुजन समाज के लोगों का गला काटा, इन्हें आजीवन गुलाम बनाए रखने की साजिश रची थी गांधी एंड कांग्रेस ने। तो साहब कांशीराम को इस बात पे बहुत दुख हुआ कि बाबा साहब के सिपह सालार इस पूना पैक्ट की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। उससे आहत होकर या प्रेरणा लेकर साहब कांशीराम ने ये पुस्तक लिखी कि पूना पैक्ट की स्वर्ण जयंती मनानी चाहिए, नहीं मनानी चाहिए, और ये कौन लोग हैं, क्यों मना रहे हैं। इसके लिए ये पुस्तक है चमचा युग, साहब कांशीराम की लिखी हुई। मैं इसी में से जो भूमिका साहब कांशीराम ने लिखी है, उसी के आधार पर, उसी के कुछ अंश में पढ़ करके आपको सुनाना चाहता हूं। तो जो शुरुआत की है साहब कांशीराम ने, वो इस प्रकार है। शताब्दियों से ब्राह्मणी संस्कृति से त्रस्त शूद्र और अतिशूद्र, जिन्हें अब पिछड़ी जातियां, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, अंधकार युग में विचर रहे थे। अंधकार युग में विचर रहे थे। 1848 के आसपास ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मणी संस्कृति के खिलाफ विद्रोह कर दिया। 20वीं सदी के प्रारंभ से दलित वर्गों ने समूचे भारत में ब्राह्मणी संस्कृति के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया। 1916 और 1920 के आसपास उन्हें सुयोग बस डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का नेतृत्व मिल गया। वर्ष 1930 तक दलित वर्गों के संघर्ष को गांधी जी और कांग्रेस ने अधिकतर अनदेखा ही कर दिया। 1930, 31, 32 के गोलमेज सम्मेलनों के दौरान जब उसे अनदेखा नहीं किया जा सका, तो गांधी जी और उनकी कांग्रेस ने इन वर्गों को उनके अधिकार से वंचित करने के लिए जी जान एक कर दी। किंतु 17 अगस्त 1932 को जब सामुदायिक पंचायत, जिसे कम्युनल अवार्ड बोलते हैं, या जिसे 2 वोट का अधिकार मिलते हैं, या जिसे सेपरेट इलेक्टोरेट के नाम से जाना जाता है, ब्रिटिश सरकार ने उसकी घोषणा की, तो गांधी यह देखकर स्तब्ध रह गए कि डॉक्टर अंबेडकर के योग्य नेतृत्व ने उन्हें मान्यता भी मिल गई थी और अधिकार भी। इससे पहले गांधी और कांग्रेस ने कोई नोटिस नहीं लिया था डॉक्टर अंबेडकर का, लेकिन जब 17 अगस्त 1932 को जब सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार मिला, तब उनके कान खड़े हुए कि डॉक्टर अंबेडकर तो योग्य है, नेतृत्व योग्य है, और उन्हें इस चीज की मान्यता भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दे दी। तब ये चिंतित हुए
तो गांधी और उनकी कांग्रेस के लिए यह असहनीय था। मतलब इसको बर्दाश्त नहीं कर सके। दलित वर्गों को उनके अधिकार से वंचित रखने के लिए गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन कर दिया। इस तरह के दबाव डालने वाले तरीकों का इस्तेमाल करके शूद्र वर्गों पर पूना समझौता थोप दिया गया। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ, पूना समझौता हुआ और पूना समझौते थोप दिया गया, किंतु पूना समझौता भी मान्यता को छीन नहीं सका। जो बाबा साहब को मान्यता मिली थी उसको छीन नहीं सका। इस तरह हम देखते हैं कि जब सवर्ण हिंदुओं पर थोड़ी सी सत्ता देने की बाध्यता आई तो वे बचाव की मुद्रा में आ गए। वे यह सुनिश्चित करने में लग गए कि इस तरह के से उनका नियंत्रण ना हटे सत्ता से। यह काम पूना समझौते के माध्यम से कर दिया गया, जिसमें शूद्र वर्गों को पृथक निर्वाचक मंडलों का अधिकार न देते हुए उन पर संयुक्त निर्वाचक मंडल थोप दिया गया। संयुक्त निर्वाचन मंडलों के माध्यम से दलित वर्गों वास्तविक प्रतिनिधि तो नहीं बने, बस नाम मात्र के प्रतिनिधि बन गए, क्योंकि जो भी अछूत सवर्ण हिंदुओं का मनोनीत बनने और उनका चमचा होने को तैयार नहीं था, वह एक संयुक्त निर्वाचक मंडल में चुना ही नहीं जा सकता था, क्योंकि वहां अछूत मतदाताओं की संख्या केवल 20% ही थी। इसी के साथ 24 सितंबर 1932 के दिन चमचा युग की शुरुआत हुई। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये पृष्ठभूमि चमचा युग की समझने के लिए इसके पृष्ठभूमि में है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को हुआ, जो गांधी एंड कांग्रेस की कुटिल नीति के कारण उन्होंने बाबा साहब को मजबूर कर दिया था पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर करने के लिए। चमचा युग की शुरुआत हुई। यह वही दिन था जब पूना समझौते पर हस्ताक्षर हुए और भारत के शूद्र वर्गों का पृथक निर्वाचन मंडलों का अधिकार छिन गया और उन पर संयुक्त निर्वाचक मंडल थोप दिया गया। अब जबकि चमचा युग की शुरू हुए 50 वर्ष बीत गए हैं, तो इस पुस्तक को लिखने का और पूरे भारत में पूना समझौते की जबरदस्त निंदा करने का निर्णय लिया गया। जो मैंने बताया कि महाराष्ट्र के लोग इसकी स्वर्ण जयंती मना रहे थे, शूद्र लोग वहां के बाबा साहब के सिपह सालार अनुयायी, तब कांशीराम साहब ने इसकी पूरे भारत में निंदा करने का निर्णय लिया कि ये स्वर्ण जयंती मनाने का कारण नहीं है, ये निंदा करने का कारण है। पुस्तक को लिखने का उद्देश्य यह है कि दलित शोषित समाज और इसके कार्यकर्ताओं और नेताओं को हमारे दलित और शोषित समाज में चमचों के इस तत्व की बड़े पैमाने पर मौजूदगी के बारे में अवगत, जागरूक और सावधान किया जाए। विशेषकर इस पुस्तक को तैयार करने के पीछे हमारा उद्देश्य यह भी है कि जन साधारण, विशेषकर कार्यकर्ताओं को इस योग्य बनाया जाए कि वे असली और नकली नेतृत्व में भेद कर सकें। जो लोग काल को, युग को बदलने के लिए संघर्ष करते हैं, उन्हें उस युग के बारे में भी जानना ही चाहिए जिसमें वे रह रहे हैं और काम कर रहे हैं। यह पुस्तक इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी तैयार की गई है। तो ये साहब कांशीराम ने लिखा है और इसमें साहब कांशीराम लिखते हैं कि बाबा साहब ने 4 शब्द का इस्तेमाल किया था पूना पैक्ट के बाद। नंबर 1 औजार, नंबर 2 दलाल, नंबर 3 पिट्ठू और नंबर 4 चमचा और हथियार। इन शब्दों का इस्तेमाल बाबा साहब ने किया था। ये लगभग एक जैसा मतलब है, किंतु इनमें थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। तो इस पुस्तक में साहब कांशीराम ने इन 5 शब्दों की जगह एक चमचा शब्द इस्तेमाल किया है ताकि लोग आराम से समझ सकें। आगे साहब कांशीराम लिखते हैं
यदि आप किसी को चमचा कहेंगे तो उसे अच्छा नहीं लगेगा और संभवतः वह आपका विरोधी हो जाएगा। किंतु जब आप एक युग को ही चमचा कह रहे होते हैं तो आप अनेक लोगों को दंश देते हैं और वे पलटकर आप पर वार भी कर सकते हैं। किंतु चमचा क्योंकि अपने बूते कुछ नहीं कर सकता, इसलिए करने वाला आप पर चमचे से वार करता है। इसलिए हमें चमचा प्रहार के लिए तैयार रहना चाहिए। हमने हमले को हल्का रखने के लिए अस्पष्टता का जोखिम उठाते हुए भी घटनाओं के चित्रण के लिए नाम देने से गुरेज किया है और बहुत से अनुमान अपने पाठकों के लिए छोड़ दिए हैं। नाम सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, साहब भी जानते थे, लेकिन नाम नहीं दिए। आगे साहब कांशीराम लिखते हैं कि बहरहाल चमचा प्रहार से हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि चमचा कोई शक्तिशाली अथवा घातक हथियार नहीं है। इसके अतिरिक्त हमें उस हाथ पर निशाना साधना होगा जो चमचे का इस्तेमाल करता है। अगर हम जोर से मारेंगे तो चमचा गिर जाएगा। गिरा हुआ चमचा बिल्कुल निरापद होता है, बिल्कुल शक्तिहीन होता है। ये साहब कांशीराम ने इस पुस्तक की प्रस्तावना में लिखा है कि ये पुस्तक क्यों लिखी गई। हम इस पर लंबा विषय है, इस पर चर्चा जारी रखेंगे। आगे की चर्चा सुनने के लिए लगातार देखते रहें। आज बस इतना ही। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं, मेरी बात को ध्यान से सुना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और शेयर करना ही चाहिए, क्योंकि आज जो चमचा युग साहब कांशीराम ने 82 में लिखा था, उस समय उतने चमचे नहीं थे। आज सही माने में पूरा युग चमचा हो गया है। तो इसलिए इसके बारे में जानना, बताना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना आवश्यक है, लाजमी है। और मैं इसीलिए निवेदन कर रहा हूं कि चमचा युग को अगर समाप्त करना है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं। सभी मेरा प्रणाम स्वीकार करें।